अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद तुर्की में सर जोड़े बैठे हैं, लेकिन कई घंटों की तवील नशस्तों के बावजूद मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूरत हाल वाज़े नहीं हो पा रही है। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के 2 मरहलों के बावजूद किसी भी फरीक के रिकॉर्ड पर कोई बात नहीं है। बज़ाहिर लग ऐसा रहा है नाज़रीन कि दोनों पड़ोसियों के माबैन ये जो जारी गुफ्तगू है ये डेडलॉक का शिकार हो चुकी है। अफगान उमूर पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों और बाखबर जराए का कहना यह है कि मुज़ाकरात में इस पेचीदगी का जो सबब है वो TTP है, जिसके खिलाफ कार्रवाई से काबुल यकसर इनकारी है, जबकि पाकिस्तान का इसरार यह है कि कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी सब बातें सानवी हैं। इतलात ये भी आ रही हैं कि अफगान हुकूमत की जानिब से हटधर्मी के मुजाहरे के सबब मुज़ाकरात में रुकावटें सामने आ रही हैं, जिन्हें हटाने के लिए काबुल किसी भी लचक का मुजाहरा नहीं कर रहा है। एक जानिब नाज़रीन ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ शर्मनाक मोहसिन कुश मुहिम चलाई जा रही है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिशें भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस सूरत हाल में क्या इस डेडलॉक के खात्मे की उम्मीद की जा सकती है? क्या काबुल की हटधर्मी का सबब नई दिल्ली की आशीर्वाद है? और ये भी कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या होंगे, ये हम जानेंगे जी हमारे पैनल से। हमारे पैनल में हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्जियाकार अली फुरकान साहब। मुझे ज्वाइन किया है जुल्फ़कार राहत साहब ने। हमारे साथ मोहम्मद नौशाद अली साहब मौजूद हैं और हमारे ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 से इम्तियाज़ फरहान साहब मौजूद हैं। तमाम लोग सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े बाखबर हैं, ख़ासतौर पर इस्तांबुल के अंदर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनको लेकर। अली फुरकान साहब, सर पहले दोहा और अब इस्तांबुल, अब काबुल और इस्लामाबाद की 15 घंटे से भी ज़्यादा की 2 नशस्तें हो चुकी हैं, लेकिन कोई एलामिया असर जारी नहीं हुआ है, न ही किसी ने किसी किस्म का कोई बयान दिया है। बहुत सारे हलकों की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो खामोशी है ये डेडलॉक है, लेकिन अली फुरकान साहब आपकी इत्तलात क्या कहती हैं? जी, जो हमें दोनों अतराफ़ से जो इतलात आ रही हैं उससे दोनों जो अतराफ़ हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वो मुतमिन हैं इन मज़ाकरात को लेके, और डेडलॉक की सूरत हाल शायद अभी जो है वो नहीं है। और अगर डेडलॉक की सूरत हाल होती तो यकीनन ये मुज़ाकरात तब तक ख़त्म हो चुके होते। मुज़ाकरात का जारी रहना ही इस बात की जो है वो एक सनद है कि डेडलॉक नहीं है। अलबत्ता यकीनी तौर पे चूँकि मामलात इसके अंदर गंभीर हैं कि उसमें फ़ौरी तौर पे तमाम चीज़ें जो है वो 1 या 2 नशिस्तों से जो है वो उनका नताइज आना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन पेशरफ बाकी है। दोनों तरफ जो है वो हौसला अफजा पैगामात हमें दोनों तरफ से मिल रहे हैं। कुछ चीज़ें जो ज़राए से सामने आई हैं वो उसके मुताबिक ये पता लग रहा है कि एक तो जंगबंदी में तोसी होने जा रही है जो दोनों तरफ से इत्तफाक हुआ था। इसके अलावा एक सरहदी अमूर को देखने के लिए एक जॉइंट मैकेनिज़्म जो है जिसकी तजवीज़ पाकिस्तान ने दी थी वो भी जो है वो अमल दरामद होने जा रहा है, लेकिन यकीनी तौर पे वो मुकम्मल तौर पे जो पाकिस्तान जिस तरह चाह रहा था शायद उसमें कुछ उस तरीके से नहीं होगा, कुछ तब्दीलियां जो है वो होंगी, लेकिन एक जॉइंट मैकेनिज्म जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो सरहदी अमूर को देखने के लिए बन रहा है। सरहदी गुजरगाहें खोलने के ऊपर भी जो है वो इत्तफाक राय जो है उसके ऊपर भी पेशरफ जो है वो हुई है, और इम्कान है कि आज या जब ये मुज़ाकरात ख़त्म होते हैं तो इनका ऐलानात हो गए, कैदियों की वापसी के ऊपर भी जो है वो मुमकिन हो सकेगा, और बाकी दीगर सिक्योरिटी मामला जो है वो भी जो है वो तय पाए हैं। बहुत सारी चीज़ों पे पेशरफ्त हुई है, और ये मुमकिन नहीं है इस वक्त काबुल की हुकूमत के लिए कि वो चाहे उनके पीछे जो है वो दिल्ली की आशीर्वाद हो या किसी और की हो, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो खित्ते के अहम मुल्क के साथ जो है वो इस किस्म की सूरत हाल पैदा करे, जबकि पाकिस्तान एक वाज़ेह पोजीशन ले चुका है। और पाकिस्तान के जो दोस्त इत्तेहादी हैं जिनका असर रसूख अफगानिस्तान पे भी है और अफगानिस्तान भी उनका अपना दोस्त मुल्क समझता है, तो उनके होते हुए ये इतना आसान नहीं है कि अपनी हटदर्मी जो है वो अफगानिस्तान बरकरार रखे। इसलिए कुछ ना कुछ सूरत हाल जो है वो पेशरफ्त आगे ज़रूर होगी, यही ज़राए बता रहे हैं और यही हमारा जो है वो। मोहम्मद नौशाद अली साहब, आपको भी लगता है कि कुछ ना कुछ पेशरफ जरूर होगी, क्योंकि ये पेशरफ जो है ये अफगानिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि जो मुतालिबात अभी तक सामने रखे जा रहे हैं काबुल की जानिब से, उनसे तो ऐसा नहीं लगता है कि काबुल कुछ ऐसा चाहता है या अपने जो उसके प्रॉब्लम्स हैं या जितना उसके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान से बनाकर रखना वो इस ज़रूरत को समझता है, क्योंकि अब उसने पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा दिया है, इनफैक्ट उसने गारंटी मांगी है पाकिस्तान से कि जी आप भी अपनी सरजमीन जो है यानी पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो काबुल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये तो हमारा उनसे मुतालिबा था। तो ये आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का बयानिया है उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये बयानिया गढ़ा है, नौशाद साहब?
देखिए, बात ये है कि जो बात आप कह रही हैं वो इसलिए इस तरह से नहीं हो सकती क्योंकि ये जो जंग थी या ये जो हॉस्टाइल एटीट्यूड था, ये पाकिस्तान की तरफ से सामने आया था। बिल्कुल। वो इसलिए सामने आया था कि पाकिस्तान उनको बार बार, जो अफगान तालिबान हुकूमत है, अबूरी हुकूमत है, उसको मुसलसल गुज़िश्ता 2-3 साल से ये बात समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इसको बंद करें। अब उनकी मजबूरी ये है कि वो लोग जिनके जिनके सर पर ये हुकूमत बनाने में वो कामयाब हुए, जो तहरीक तालिबान भी है, दाइश भी है और दीगर जो उनके गुल बहादुर ग्रुप है, दूसरे बहुत सारे ग्रुप हैं, इन सब ने मिलकर वो जंग लड़ी है जिसकी बुनियाद पर ये तालिबान यहाँ अबूरी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ तालिबान है, वहां एंटी तालिबान फोर्सेस भी हैं और वो उन फोर्सेस को पीछे रखने के लिए ये जरूरी था कि तालिबान अपना असर रसूख दिखाते। अभी भी 50% तकरीबन अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कंट्रोल है, अदरवाइज बाकी जो वहां के लोकल जंगजू हैं उनका कंट्रोल है। तो इस सारे सिनारियों के अंदर ये पाकिस्तान था जिसने वो हुकूमत बनने दी और अब पाकिस्तान ये चाहता है कि वहां से जो दरअंदाजी हो रही है वो जो है वो बंद हो जाए। अफगान तालिबान जो है वो ये कर नहीं पा रहे, उसकी वजह यह है कि वो जिन जिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ग्रोहों के साथ मिलकर उनकी हुकूमत कायम की गई, अब अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम का सामना है। दूसरा जो ऑप्शन है इस वक्त, देखिए बात यह है कि ये चॉइस अफगानिस्तान के पास है ही नहीं कि वो कोई डेडलॉक पैदा करे या वो जो मुज़ाकरात ना करे। ये मुज़ाकरात करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ये मुज़ाकरात नहीं करेगा तो पाकिस्तान तो बता चुका है कि पाकिस्तान अब उसकी सरजमीन पर दहशतगर्दों को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो इंडियन स्पॉन्सर्ड हो चाहे वो कोई और हो। पाकिस्तान उनको रूट आउट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और उनको वो सफाई हस्ती से खत्म कर देगा। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान अपने अंदर ये काम कर चुका है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कोई रूट्स मौजूद हैं या यहाँ पर कोई कैंप मौजूद है या यहाँ कुछ हो रहा है। पाकिस्तान नहीं है, अब हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान से। अब मुसलसल दरअंदाजी, आपने सुना होगा ये 2 दिन कबल जब अफगानिस्तान, ये जो कल हमने 25 खवारजी मारे हैं, इससे पहले भी एक दरअंदाजी की कोशिश की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि अब आपको याद होगा जो वजीर दिफा है उन्होंने ये कहा कि जी अब कुछ समझ में आ रही है शायद तालिबान को कि जी वो हमले नहीं हो रहे। जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने आया उसके अगले रोज ही दरअंदाजी हुई। क्यों? इसलिए कि वो ये बात कन्वे नहीं करना चाहते अपने तालिबान को या अपने लोकल लोगों को कि पाकिस्तान के कहने पे वो कुछ कर रहे हैं। ये जो जिन मुज़ाकरात की तफसीलात आपके सामने नहीं आ रही या ये जो सेकंड फेज अब हो रहा है, इसके पहले फेज के अंदर ये बात तय की गई है कि जो अफगान तालिबान हुकूमत है वो उन तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी तक जाहिर है जब तमाम दहशतगर्दों की बात होती है तो सबसे पहले जिसका जिक्र होता है वो टीटीपी है। इम्तियाज फरहान साहब, टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई से इनकार, जिस बारे में भी नौशाद साहब अली फुरकान साहब बात कर रहे थे, मेरा सवाल स्टिल वहीं पर है कि एक तो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर रहा है काबुल, और फिर पाकिस्तान आने वाला जो दरिया है, दरिया कुन्नड़, उस पर पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर डैम बनाने का ऐलान भी कर देता है। तो ये सारी चीज़ें सर कहीं ना कहीं वाजे नहीं करती हैं कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात काबुल की तरजीह में शामिल ही नहीं है। और सर अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है, क्यों वो इस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नौशाद भाई ने जो बात की है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि सिर्फ वहां पे तालिबान नहीं है, अफगान तालिबान, एक तो वो अशरफ गनी और जो एक पॉलिटिकल फोर्स थी जिससे टेक ओवर करवाया गया, तालिबान अफगान को लाया गया दोहा के बाद, दोहा डायलॉग के बाद जो नेटो से बात हुई। और उससे पहले अगर आप बात करेंगे तो मुजाहिदीन है, मुजाहिदीन का कंट्रोल था। 96-7 में जब एंट्री हुई है तालिबान की, तो उस वक्त जनरल नसीरुल्लाह बाबर जब लेके गए थे तालिबान की फोर्स को, तो वहां पर उनसे टेक ओवर हुआ था जो मुजाहिदीन थे उनकी। ये बिल्कुल ठीक है कि इनकी पूरी तरह अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं है अफगान तालिबान का। अगर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयां मुसलसल रहती हैं तो इससे टोटल लॉस जो है अफगान तालिबान का है। लेकिन अब दूसरे फेज में ये बात आती है कि आया अगर उन्हें रिप्लेस करेंगे तो फिर फोर्स किसकी, हुकूमत किसकी कायम होगी? आया जो पॉलिटिकल फोर्सेस है जो तालिबान वाले तालिबान से पहले थी या मुजाहिदीन वाला आएगा? बस इसके ऊपर एक मामला चल रहे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ने डायलॉग का आगाज किया। और दोहा से जो इस्तांबुल मुंतकिल हुए
तो जब इस पे हम भी दोस्तों से बात की, जो मालूमात हासिल की, तो उसकी वजह भी यही थी कि वहां पर जो अफगान तालिबान है वो बहुत ज्यादा हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे थे दोहा के अंदर, सही। तो उसको रिप्लेस किया गया इस्तांबुल में। देखिए, अब वो जो कुन्नर, जो आपने दरिया की बात की, एक तो दरिया निकालने वाली, जो डैम निकालने वाली, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी भी कंप्लीट हो चुकी है कि अगर ये नहीं मानेंगे क्या है। वो पिछले प्रोग्राम में आपको याद होगा, मैंने एक रेफरेंस दिया था कि जो मौजूदा सदर आसिफ जरदारी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे कि वो वहां से एक दरिया का रुख बलूचिस्तान की तरफ रुख करना चाहते हैं, जो सेंट्रल एशिया के कंट्री से, आई थिंक के काजाकिस्तान या अजबकिस्तान से आएगा। तो उसके अंदर भी रुकावट पैदा की अफगानी, जो अफगान तालिबान थे उन्होंने की। अब इसमें एक और चीज लेकर आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो टीटीपी है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनको इस डायलॉग का हिस्सा बनाया जाए, जिसको जाहिर करे कैटेगोरिकली पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया। करना चाहिए, पाकिस्तान को किसी भी सूरत में टीटीपी के साथ बैठकर बात ना करनी चाहिए और ना करेगी, जाहिर है कि उसके होगा। तो ये थोड़ा सा एक डिले आया कि जनाब टीटीपी को बनाया जाए, क्योंकि अफगान तालिबान भी इस वक्त डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि बराह रास्त हम जिम्मेदारी लेने के बजाय टीटीपी को बीच में रखें, ताकि कल को कोई वायलेशन हो तो हम टीटीपी के ऊपर डाल दें। देखिए, उन्होंने डिले टैक्टिक्स यूज की कि अफगान तालिबान ने टीटीपी के लोगों को बचाने के चक्कर में डिले टैक्टिक्स यूज करने की कोशिश की कि हम डायलॉग पे जा रहे हैं, दोहा को बीच में लाए, दूसरे कंट्रीज को। ईरान ने आने से अभी तक की इत्तला है कि ईरान इसमें बीच में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान ब्रूटली ऑपरेशन के हक में है कि अगर जहां जहां से मुदाखलत हो, जहां से अगर मेहमान नवाजी के खिलाफ, मेहमान नवाजी के जवाब में इस तरह की काम हो, तो उसको बिल्कुल ऑपरेशन किया जाना चाहिए। ऑपरेशन किया जाना चाहिए है, ताकत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए है। जुल्फकार राज साहब, ये चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो सर फिर पाकिस्तान के पास ताकत के इस्तेमाल के अलावा अफगानिस्तान को दबाव में लाने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? बहुत सारी मीडिया पर ये रिपोर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया पर खासतौर पर हम देख रहे हैं कि काबुल ने पाकिस्तान को ये पेशकश की थी कि वो टीटीपी को सरहद से उठा देगा, कहीं दूर आबाद कर देगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा। सर ऐसी भी कोई चीज़ है ज़ेरे गौर, कोई ऐसी तजवीज़? देखिए आसमा, जो अफगानिस्तान के हजरात हैं, जो उनका तारीख और माजी बताती है, जो इनका रवैया हमेशा से रहा है, उसको अगर आप बुनियादी पॉइंट्स को स्टडी नहीं करेंगे तो आप नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। यानी ये वो हजरात हैं कि जिनको दो ही तरीके हैं, और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, या इनको पैसे दें, दाढ़ी लगवाएं इनकी, या फिर इनको वो ट्रीटमेंट करें जो पाकिस्तान ने किया है। तीसरा, अगर आप कहेंगे ना कि ये बड़े प्यार मोहब्बत से ये मान जाएंगे और बड़े अच्छे लोगों की तरह आपके साथ, बड़े अच्छे हमसायों की तरह आपके साथ चलेंगे, उसकी एक बुनियादी वजह है, ये टीटीपी की सारी ट्रेनिंग इंडिया के अंदर हो रही है। जहाज भर भर के वहां पे नौजवानों को ले जाया जाता है दिल्ली के अंदर, वहां पे इनकी ट्रेनिंग होती है, ब्रेन वॉशिंग होती है, फिर इनको वापस वहां पे लैंड करवाया जाता है, पैसे वहां से आ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि $3-4 बिलियन इंडिया वहां पे खर्च चुका है, तो क्या वो पाकिस्तान के साथ इनकी मोहब्बत पैदा करने के लिए खर्च चुका है? वो तो ग्रास रूट लेवल पे इनके सिलेबस से लेके सारी चीजों को वो कंट्रोल कर रहा है, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर इंडिया ने कंट्रोल की थी सारी चीजें, और फिर कितना टाइम लगा वहां से इंडिया को फारग करने के लिए, और वो फारग हो गया। तो अभी भी यहाँ पे फुटप्रिंट जो इंडिया के हैं, ये नहीं, आप अंदाजा करें कि तमाम तर रिएक्शन के बावजूद, पाकिस्तान की बमबारी के बावजूद, पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बावजूद, इंडिया ने वहां पे अपना सफारतखाना खोला, और इतना बड़ा सफारतखाना खोला है कि वहां पे उनके कितने एहलकार वहां पे गए हैं, और वहां पे जाकर उन्होंने काम शुरू कर दिया। इंडिया वहां पे खोल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि इंडिया के साथ जिस तरह अलाइनमेंट है इनकी अफगानियों की, उसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए उनका कोई नरम गोशा है? अच्छा जुल्फकार साहब, जब टीटीपी को जिस तरह जुल्फकार साहब, जब हम रॉ की बात करते हैं, जब हम इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, जब हम बांग्लादेश के मामले को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि वहां पर सालों काम किया रॉ ने। लेकिन आज से 4 साल पहले एक तस्वीर आई थी, आपको याद होगा, जिसमें एक साहब जो हैं वो कॉफी का कप लिए खड़े थे, पाक फौज से उस वक्त उनका ताल्लुक था। इनफैक्ट हमारे जो हसास इदारे हैं, मैं फैज साहब की बात करूँ, चलिए मैं नाम भी ले देती हूँ, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये हमारे बॉयज़ हैं, इनको ये बोला जाता था अफगानिस्तान को। फिर 4 साल में ऐसा क्या कमाल
इंडिया ने इनके साथ कर दिया है? क्या इंडिया ने इनको ऐसा दे दिया है कि जो रॉ सालों लगे जो करने में बांग्लादेश के अंदर, वो उसने 4 साल में कर लिया अफगानिस्तान के अंदर? सर देखिए, अफगानिस्तान के अंदर वो एक चाय जो कॉफी का कप था, उसकी जो प्राइस पाकिस्तान आज तक पे कर रहा है, उसका मेरा ख्याल हमें अंदाजा नहीं, शायद उसकी बड़ी हैवी प्राइस हमें पे करनी पड़ी और ये करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में भी। जनरल फैज साहब ने कॉफी का कप तो पी लिया, फोटो भी बनवा ली, जारी भी हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद जरूरत इस बात की थी कि वहां पे आप ग्राउंड्स के ऊपर आप काम करते, आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके बाकी सारी चीजों में कोऑर्डिनेशन रखते, ट्रेड और सिस्टम बनाते, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रखते। वहां पे क्या हुआ कि कॉफी का कप पी के आप आ गए और उसके बाद आगे जो गवर्नमेंट्स थी उसने उसमें कोई तसलसल नहीं रखा। जो इंडिया को मौका मिल गया, अपने स्पेस दी, इंडिया ने आके $2-4 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट किए, तो वहां पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर वहां पे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बन गया। लेकिन आज भी जो टर्किया के अंदर हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे जो रवैया मैं अफगानिस्तान की डेलीगेशन का देख रहा हूँ, जो उनकी बातें देख रहा हूँ, वो सारी बातें कर रहे हैं। और अभी भी कोई 2 लोगों से बात पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट लोगों से, उन्होंने कहा कि हम कोई बहुत ही ज्यादा नहीं है, बिल्कुल तब्दील है जो कहता। चले राज साहब, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है और वैसे भी प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त जो है वो हो चुका है। आप नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ये भी ट्रंप के पास सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है प्रोग्राम में जी, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, और फिर अफगानिस्तान के साथ जो भी मामलात रहेंगे सारे न्यूज़ वन आपको उस पर आगाह करता रहेगा, हम आपको अपडेटेड रखेंगे। एक और चीज़ जहां मौरूसी सियासत की शदीद मुखालिफत की जाती थी PTI के अंदर, तहरीक इंसाफ के अंदर, वहां हमें अब सिर्फ मौरूसियत दिखाई देने लगी है। इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब हम कुछ बात करेंगे मौरूसी सियासत की शदीद मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें अब मौरूसियत की बहुत ज़्यादा चर्चा होती हुई हमें दिखाई देती है। मौरूसी सियासत हमेशा ही से PTI का टारगेट रही है नाज़रीन। बानी PTI मौरूसी सियासत के खुलकर मुखालिफ रहे हैं। वो कभी इसे बादशाहत कहा करते थे, लेकिन अब हैरत अंगेज़ तौर पर उन्हीं की पार्टी में मौरूसियत ने जड़ें पकड़ना शुरू कर दी हैं। पहले हमने देखा कि मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और उनकी बेटी महर बानो कुरैशी को इलेक्शन में पार्टी टिकट दिए गए थे, जिस पर अच्छा खासा एहतजाज भी हुआ था, आपको याद भी होगा नाज़रीन। और इसी तरह से असद कैसर के जो भाई हैं आकिबुल्ला MPA बनकर KP असम्बली पहुंचे, और अब उमर अयूब को अदालती सज़ा की वजह से उनकी नाअहली के सबब जो खाली होने वाली नशस्त है उन पर उनकी अहलिया को टिकट देने का फैसला किया गया है, जिस पर सब ही हैरान हैं और इसे PTI का यू टर्न करार दे रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ये यू टर्न PTI को मौरूसियत की राह पर नहीं डाल रहा है? आखिर वजह क्या है कि हरीपुर से PTI को कोई बासलाहियत कारकुन दिखाई ही नहीं दिया है? सलमान अकरम राजा कहते हैं कि उमर अयूब की जो अहलियाँ हैं वो 20 बरसों से PTI की कारकुन हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी में 20 जलसों में शिरकत भी नहीं है। क्या ये सूरत हाल PTI के कारकुनों में मायूसी नहीं फैलाएगी? और फिर ये जो मायूस कारकुन हैं, इनके साथ डॉक्टर फरहत एक जानदार इंतखाबी मुहिम चला सकेंगी? सबसे अहम ये कि क्या इस तब्दीली से PTI की साख मुतासर नहीं होगी? और फिर ये भी कि ऐसे फैसले आखिर किस मजबूरी के तहत किए जा रहे हैं? ऐसे हैरान कुन यू टर्न का सबब क्या है, बताइएगा अली फरकान। बड़ा भी यू टर्न है और इससे बड़ा तजाद जो है वो इसके अलावा है। एक तो ये आपने जो मोरूसी और टिकटों की जो तकसीम है उसके ऊपर सवाल उठाया, लेकिन मेरी नज़र में इससे बड़ा सवाल ये है कि PTI ने इससे पहले ये ऐलान किया था, और ये फैसला PTI का नहीं बल्कि उनके बानी इमरान खान का था कि उनकी जमात ज़िमनी इलेक्शन जो कि हो रहे हैं इनमें हिस्सा नहीं लेगी। और ये ऐलान उन्होंने तवातुर के साथ किया था, ये एक दफ़ा नहीं किया था, उन्होंने कई दफ़ा तवातुर से ऐलान किया, जिसको उनकी पार्टी ने फिर इंडोर्स किया और उनकी पार्टी का ये फैसला आया था कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा जो कि नशिस्तें जो खाली हुई हैं। अब मुझे पहला सवाल तो PTI से ये बनता है कि आखिर ऐसी क्या तब्दीली हुई है, ऐसे क्या मुहरकात हो गए, ऐसी क्या जो है वो अचानक। वो तो बाद में बैठक हुई थी ना, उसमें फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने बानी से रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर पार्टी के बाकी लोग मुनासिब समझते हैं तो ले हिस्सा। ये तो हो गया था ना अली जी। तो ये एक तो ये यू टर्न हो गया ना, एक तो पहला यू टर्न ये यू टर्न हुआ था इसमें बिल्कुल कि बानी ने फैसला जो है वो पहले लिया, पार्टी ने उसको इंडोर्स किया, फिर पार्टी दोबारा बानी के पास जाती है, तो ये बानी भी फैसला जो है वो पार्टी पहले इंडोर्स करती है, फिर उसके बाद जाती है, कहती है कि
फैसला साजी का कोई तरीकाकार नहीं है, कोई मुशावरत नहीं है। सवाल ये है इस सारी सूरत हाल में, तो ये फैसला जो है मेरे ख्याल में इससे पहले भी पीटीआई के ऊपर ये बात होती रही है मोरूसी सियासत के ऊपर, और ये ना सिर्फ 2024 के इंतखाबात बल्कि 2018 के इंतखाबात में भी जो है वो बहुत सारी टिकटें इस किस्म की तकसीम हुई थी। आप ये देखिए कि हज़ारा में उमर अयूब की जगह पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनके अपने एक जो है वो कज़न है जो कि एमपीए भी रहे हैं, वो भी इसके ऊपर उम्मीदवार थे, लेकिन उनकी अहलिया को टिकट दिया गया। सलमान अकरम राजा खुद 3 साल हुए हैं पीटीआई में शामिल हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि 20 साल से उनकी अहलिया जो है वो पीटीआई में शामिल है। उमर अयूब जो है वो 2013 के इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, वो उन्होंने वहां से ही एक जो दून साहब थे जिनको इलेक्शन लड़वाया था मुस्लिम लीग नून के टिकट से, इसके साथ वाले हलके से, और वो अभी भी मुस्लिम लीग नून में है। इसलिए उमर अयूब ये शायद रिस्क नहीं ले सकते कि वो किसी और को टिकट दे, और वो अपनी अहलिया को जो है वहां पे उन्होंने मुनासिब उम्मीदवार समझा है। ये बोरूसी सियासत का नहीं बल्कि हल्के की सियासत जो है और खानदान से बाहर ना जाने की जो है वो सूरत हाल का तकाजा है, जिसका वो तजर्बा कर चुके हैं। कोई सियासी कीमत भी अदा करना पड़ सकती है पीटीआई को, या आपको लगता है कि नहीं कारकुन को कह दिया गया तो वो सपोर्ट करेगा, वोट देगा, जिसका भी नाम आ जाए, सोचेगा नहीं? नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि ये नारा पीटीआई अब नहीं लगाती है मोरूसी सियासत का, अब सिर्फ जो है वो चंद लोगों तक महदूद हो गया है। तो पीटीआई खुद उससे जो है वो रिट्रीट कर चुकी है अपने उस नारे से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जमीनी हकायक या उनके फैसले जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इससे अंदाजा तो आप कर सकते हैं कि उनको कुछ ना कुछ जो है वो पीछे तो आना पड़ा पीटीआई को। ठीक है जी, कहीं ना कहीं जो वो डट कर रहने की पॉलिसी थी, एक तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, और दूसरा पे जो मौरूसियत हो या दीगर और बहुत सारे नारे जो लगाए जाते थे उनसे भी वो हटती भी दिखाई देती है। और सिर्फ ये नहीं कि नारे नहीं लगाए जा रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। मैं जुल्फ़िकार राज साहब सर, पहले मुल्तान का कुरैशी ख़ानदान, और अब हम देख रहे हैं कि उमर अयूब साहब की अहलिया सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वो पीटीआई की बरसों पुरानी कारकुन हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई उन्हें उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर टिकट दिया गया? और अगर कोई कारकर्दगी रही है तो सर मुझे भी बता दें, अली भी हैं, बाकी साहिबान भी हैं, नाजरीन भी हैं, क्या ऐसी उनकी कारकर्दगी रही है, या आपको लगता है कि नहीं वो सिर्फ उमर अयूब की अहलिया हैं, यही वजह काफ़ी है उनके सिलेक्ट होने के? आसमा, आपको आज क्यों हैरानगी इस बात की हो रही है कि पहली दफा पीटीआई को यू टर्न ले रही है? बुज़दार साहब जब आए थे तो बुज़दार साहब कौन से पीटीआई बनाने वालों में शामिल थे? वो सारी दुनिया हैरान थी, पीटीआई के लोग हैरान थे, ये साहब कहां से निकला है। उसके बाद भी बहुत से फैसले ऐसे हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट्स भी दी गई, ओहदे भी दिए गए। जो स्काई लैब्स थे, जो ऊपर से आए, शहजाद अकबर कौन था किसी को कोई नहीं पता, वो आए, मजे लिए और बाहर चले गए। तो ये फैसले पहले दिन से इस नौयत के होते चले आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है, आपने पिछले दिनों मरूसी सियासत पे एक प्रोग्राम भी किया, तो मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टीज हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की चलाई जा रही हैं। जो कारकुन होते हैं वो बेसिकली लीडर कारकुनों के कंधे के ऊपर होता है, वो कारकुन इधर कंधा करते हैं, वो नीचे गिर जाता है। तो अब कारकुन भी खत्म हो गए हैं, उन्होंने एलिमिनेट ही कर दिए सारा, उन्होंने नौकर रख लिए। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो व्हाट्सएप पे तो सारी पार्टियां चल रही हैं, कहीं से डायरेक्शन आती है उस तरह वो भाग जाते हैं। यानी किसी पार्टी लीडर का बुरे से बुरा अमल जो है उसके वर्कर उसको कह रहे थे वाह 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 सुभान अल्लाह। यानी उनके माजी के अंदर हमने देखा कि ये पार्टी सियासत को हम कहते थे नजरियाती सियासत है। नजरियात की तो बात ही छोड़ देना, वो नजरियात से चलने वाली सियासत जो है आज मालियाती सियासत इस कदर बन गई है कि जो बेनिफिशियरी क्लास है, जो उनके इर्द गिर्द उनके प्यारे हैं, उनके अपने जाती लोग हैं, वो सारे के सारे लोग उनके सारे मामला चला रहे हैं। पॉलिटिकल जो कल्चर होता था पाकिस्तान में बदकिस्मती से खत्म हो गया। बड़ी बड़ी सियासी पार्टीज के दफ्तरों के बाहर आप चले जाएं, इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं और वहां पे आपको बदकिस्मती से ना वो कोई एक्टिविटी नजर आएगी। तो ये इसी तरह की पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से सियासत चल रही है, जमहूरियत चल रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इसी तरह का मामला चल रहा है। अब जिसको हम कहते हैं जो एक बलदियाती सिस्टम है, जो नर्सरी है जमहूरियत की, उस पे आप देख लें पंजाब गवर्नमेंट उस इलेक्शन कराने जा रही है, उसका उन्होंने अमेंड करके उसका लाई चेंज कर दिया है। और किस तरह का चले पीटीआई की बात हो रही है ना जुल्फकार साहब, आपको नहीं लगता है कि जो फैसला अभी हुआ है इनकी अहलिया को लेकर उमर अयूब साहब की, इससे ये जो इस तरह के फैसले हैं
इससे पार्टी के अंदर जो धड़ेबंदियों की बात होती है या मजीद ग्रुपिंग की बात होती है उसको तक़वियत नहीं मिलेगी, वो लोग मजीद एक्टिव नहीं हो जाएंगे इसको जवाब बनाकर सर? बिल्कुल मिलेगी आसमा। ये पीटीआई का एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि बानी पीटीआई अंदर बैठे हैं, वो बात तो करते हैं कि जी मैं पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा सिस्टम इसमें बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरिट हो। ना उनके अपने घर में मेरिट नजर आया, ना पार्टी में मेरिट नजर आया, ना कहीं पे। आप मुझे बताएं कि सारी जिंदगी बानी पीटीआई ने जेब में कभी पर्स नहीं रखा, उसके मामलात कहाँ से चल रहे हैं? जो एटीएम माजी के अंदर ये सारी थी किस मेरिट के तहत आई थी, और आज जो ठीक। लोग खर्च कर रहे हैं वो आज भी सारे वही इंपॉर्टेंट है। इसी सही। तरह उमर अयूब साहब की जो मिसेज वाला मामला है, इस तरह की और बहुत सारी खवातीन हैं जो इसी मेरिट के ऊपर आई हैं, और ये ठीक एक हो बहुत गया। बड़ी बदकिस्मती है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए और पार्टीज के लिए। सही हो गया। नौशाद साहब, ये जो गुफ्तगू अभी जुल्फ़िकार साहब फरमा रहे हैं, जिस तरह से अली ने बताया कि कोई पहला यू टर्न तो नहीं है, बहुत सारे यू टर्न्स हैं, मौरूसियत कोई अभी तो नजर नहीं आ रही, पहले भी आ रही है। तो नौशाद साहब, इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि पार्टी में किसी की कारकर्दगी जांचने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। वो जो एक मुहावरा भी है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, तो ये सेनेट की नशिस्त के लिए भी हमने देखा था कि इमरान खान की जानिब से मंजूरी के बावजूद जो एक देरीना कारकुन है इरफान सलीम साहब, उनको टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन अब उमर अयूब साहब की एहलिया के हवाले से ही कहा जा रहा है कि उनकी 20 साल से खिदमात है। नशाद साहब, देखिए, बात यह है कि ये जो कारकर्दगी की बात आप करते हैं ना, ये तो बिल्कुल कहीं पर किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हद तक तो इस पे कोई बात नहीं होती। अगर ऐसा होता तो बुज़दार साहब की कारकर्दगी के ऊपर जिसने बात की वो जहांगीर तरीन या अलीम खान जो है वो पार्टी से निकाल दिए गए। अब मामला ये है कि ये तो कारकर्दगी का मसला नहीं है, ये तो वैसे भी मैं आपको बताऊं केपीकी की अगर आप थोड़ा सा उसकी लोकल पॉलिटिक्स को समझें तो वहां ये तकरीबन 90% जो जितनी भी जो पॉलिटिकल एलीट है ये सब एक दूसरे के रिश्तेदार है। गंडापुर साहब के भी दोनों भाई जो थे वो पॉलिटिक्स में हैं, उनके भाई एक मिनिस्टर थे और एक जो है वो नाज़िम लेवल पे जो सबसे बड़े हैं वो उस लेवल के ऊपर काम करते हैं, बल्दियाती लेवल के ऊपर। तो वो समहाउ ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। परवेज खटक साहब की भी सारी औलाद और भतीजे भांजे सब पॉलिटिक्स में हैं। तो ये तो इशू नहीं है, ये मौरूसी सियासत का इशू जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कि उस जमाने में जब ये बात कही गई थी तो इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हुए थे उनके अगले रिश्तेदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं थे। बाकी दूसरी बात जो खास तौर पर पर्टिकुलर उमर अयूब साहब की है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उमर अयूब साहब को ये अंदाजा हो जाए कि फर्ज कीजिए कि ये टिकट उनको या उनकी वाइफ को नहीं मिल रही तो वो आजाद खड़े हो जाएंगे या अपनी बेगम को आजाद खड़े कर देंगे। उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कोई दिलचस्पी नहीं है किसी किस्म की। अगर फर्ज कीजिए उन्हें ये पता चल जाए कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका बंदा ये सीट इस दफा जीत सकता है तो वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वो JJUN है जेड़ा जितने ओदे नाल, वो जहां पर उनको ये सीट निकलती नजर आएगी वो वहां चले जाएंगे, उसके लिए चाहे उनके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो इसलिए ये तो बात है ही नहीं। और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये जो फैसला बदला है ये इसलिए बदला था कि उन्हें ये बता दिया गया था कि अगर आप ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर ये इन सीटों पे इन नशिस्तों पे इन्हें खाली रखेगी तो हम जो है अपने आजाद उम्मीदवार यहाँ खड़े कर देंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हाथ से हमेशा के लिए ये सीटें निकल जाएंगी। तो इसलिए ये मजबूरियां हैं, ये वहां के धड़ेबंदियां हैं जो लोकल मौजूद होती हैं, उसकी बुनियाद पर फैसले होते हैं। ठीक है, ये इम्तियाज खान साहब, ये मजबूरी क्यों है? क्यों उमर अयूब साहब जो हैं, जिस तरह की बात नौशाद साहब अभी फरमा रहे थे कि सबको मतलब उनकी जो पार्टी से उनका कहा जाए कि जो मामला है उसमें वो इतने सिंसियर नहीं हैं, वो सिर्फ टिकट्स के पीछे हैं, चाहे वो उनको मिले, उनकी वाइफ को मिले या उनकी फैमिली में किसी और को दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाता तो वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं। तो फिर क्यों इमरान खान साहब ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने पर या उन्हें टिकट्स देने पर या उनके फैमिली मेम्बर्स को टिकट्स देने पर मजबूर हैं सर? देखिए, जुल्फकार राज साहब ने पिछले सेगमेंट में एक बात की थी कि कॉफी की कीमत अभी तक हम अदा कर रहे हैं और हमें पे करनी पड़ रही है। 2018 में यही हुआ था। इनमें से कौन था जो पीटीआई का था? सबको लाया गया ना, किसी को पीपल्स पार्टी से लाया गया, नदीम चंद को कहां से लाया गया था, किसी को नून से लाया गया, नून से एक बड़ी खेप लाई गई थी, वहां पे लाकर रखी थी। बात मुरूसियत की नहीं होती आसमा, बात होती है टैलेंट की और मेरिट की। अगर मेरिट के ऊपर कोई एलिजिबल है कि वो कोई पार्टी ज्वाइन करे तो उसको होना चाहिए। देखिए, जो हमारे उमर अयूब या और दूसरे बड़े बड़े नाम है, या परवेज खटक का नाम ले, असद कैसर का नाम ले, और इधर आप आ जाए शाह महमूद कुरैशी या गिलानी, किसी भी पार्टी से किसका ताल्लुक हो, ये अपने इलाके में बैठ के लोगों के काम करते हैं। लीडर काम नहीं करता, ये अपने इलाके में बैठ के काम कर रहे हो। तो ये जरूर होता है
एक बयानिया किसी भी पार्टी का आगे बढ़ जाता है तो उनके अपने जो वोटों का एक बड़ा हजम होता है, उसमें विनिंग चार्ट के लिए उन्हें पार्टी की जरूरत होती है। तो जो पार्टी टिकाव कर रही होती है, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होती है, तो ये उधर चले जाते हैं। लेकिन इस बात को हमें तस्लीम करना चाहिए, ये बड़े बड़े खानवादे अपने घरों में बैठ के खिदमत करते हैं। इनके हुजरे, इनकी औताकें, ये सारे खुले होते हैं, 12 महीने होते हैं, 24 घंटे मौजूद होते हैं। तो ये अगर नहीं होंगे तो इनका कोई ना कोई बंदा होता है। लेकिन पीटीआई ने हमेशा और इमरान खान ने हमेशा ऐसी बात की है, वही ब्लैक कॉफी वाली बात, कि टेक लगा के जब सारा मामला हो गया तो टेक ओवर करने के लिए ऐसी ऐसी बातें की कि जिसका कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन लोगों ने यकीन किया क्योंकि उस वक्त एक बयानिया चल रहा था। मैं समझता हूं कि ये उमर अयूब का राइट है कि वो अपने इलाके में अपनी जगह के ऊपर किसको देते हैं, नॉमिनेट करते हैं, किसी, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनकी बहन हो, या उनके कोई भी हो सकता है। लेकिन पीटीआई इसको, और खासतौर पे इमरान खान, उसको तस्लीम नहीं करते थे। आज भी वो पॉलिटिकल रियलिटीज, डेमोक्रेटिक रियलिटीज जो होती है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसीलिए उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी सियासत है पाकिस्तान में और पीटीआई में रही। आप देख लें 2018 में कैसे लाए, उस वक्त किस तरह से लोगों को यहाँ 18 में लाके शामिल किया गया और एक अक्सरियत दिलाई गई, कहां से किस तरह किया गया। तो ये तो एक चीज मौजूद है। हमें ये बात करनी चाहिए कि आया उमर अयूब को आपने देखा था जब वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, कैसे नारे लगा रहे थे, बगावत वाले नारे लगा रहे थे, ये इंप्रेशन देने के लिए कि शायद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक उनकी पॉलिटिक्स के साथ है। अभी जो नौशाद भाई कह रहे थे बिल्कुल सही है, उन्होंने सब छोड़ दिया, उन्होंने तो अपने हल्के की तरफ तवज्जो दी हुई है। अब पार्टी की एक्टिविटी में कहाँ नजर आ रहे हैं, वो कोई भी नजर नहीं आ रहा। और आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा के शहजाद अकबर के लिए कहते थे वो जनाब वो तो आएगा, सदर बनेगा, तबाही मचा देगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये अब सोहेल आफरीदी के बारे में, भाई तबाही से निकले, अपनी भी, अपने आप की भी तामीर करें, तामीर नौ करें और पाकिस्तान की भी अच्छाई की सोचें। अब आप मार धाड़ के जनाब, चलिए जी, आपके इसी मशवरे के साथ प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि कश्मीरियों का भारत के ख़िलाफ़ जो है वो आलमी यौम स्याह मनाया जा रहा है। हम लोग भी इज़हार यकजहती कर रहे हैं। आज 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई पाकिस्तान के तमाम ही इलाकों में। बहुत सारी स्ट्रगल्स हो रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई तब्दीली क्यों नहीं आ पा रही है कश्मीरियों के हालात पर। इसको डिस्कस कर लेते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कुछ बात कश्मीरियों की जानिब से दुनिया भर में मनाए जाने वाले यौम स्याह की। आज जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे को 78 बरस मुकम्मल हो गए हैं नाज़रीन। और आज ही के दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने बैनुल-अक़वामी कवानीन रौंदते हुए जम्मू कश्मीर में अपनी फ़ौजें भेजकर एक बड़े हिस्से पर गासिबाना कब्जा किया था। और इसके बाद कश्मीरियों की आज़ादी की एक लाजवाल जद्दोजहद का आगाज़ हुआ जो आज तक जारी है। नाज़रीन, कश्मीरियों ने पहले डोगरा राज के मुनज़्ज़िम के ख़िलाफ़, मज़ालिम के ख़िलाफ़ 1931 में बंदूक उठाई थी और 1931 से 47 तक लाखों जिंदगियां कुर्बान की गईं। टाइम्स ऑफ लंदन कहता है कि 47 के दौरान उन्हीं दिनों में डोगरा राज, RSS और दीगर मुसल्ला इंतहा पसंदों ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कत्लेआम किया था, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं उनको काट काट कर फेंक दिया गया था। इसके बावजूद भी आज़ादी की तहरीक ख़त्म नहीं हुई। 1990 में फिर हमने देखा कि तहरीक आज़ादी ने एक बार फिर से ज़ोर पकड़ा। कश्मीरियों ने बंदूक उठाकर गासिबों को ललकारा, जिसकी कीमत आज तक वो अदा कर रहे हैं। 90 से आज तक नाज़रीन 2025 तक मकबूजा कश्मीर में 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर अगर ये बात की जाए तो ये तादाद 3 से 4 लाख बनती है। इन मज़ालिम के बावजूद वो अपने बुनियादी मुतालबे से हटने को तैयार नहीं हैं। दुनिया भर में आज यौम स्याह तो मनाया गया, अपने अज़्म का इजहार भी किया कश्मीरियों ने, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अक़वाम आलम आखिर कब मकबूजा कश्मीर की तरफ मुतवज्जह होगी। इस हल तलब मसले से आखिर कब तक यूं ही खून रिश्ता रहेगा? क्या वजह है कि अक़वाम आलम, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर वैसा रद्द-ए-अमल नहीं दे सका है जैसा मशरिकी तैमूर के इशू पर दिया? जब मशरिकी तैमूर को एक आज़ाद मुमलिकत बनाया जा सकता है, तस्लीम किया जा सकता है, तो फिर मकबूजा कश्मीर को तस्लीम क्यों नहीं किया जा सकता है? अली फुरकान साहब, ईसाई अक्सरियती आबादी वाला मशरिकी तैमूर 2002 में हमने देखा 27 साल की जदोजहद के बाद आज़ाद रियासत बन जाता है। फिर ये जो मुस्लिम अक्सरियत वाला कश्मीर है, ये क्यों इतनी दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद आज़ाद नहीं हो पा रहा?
आपके सवाल में ही जवाब है। मशरकी तैमूर इसलिए आज़ाद हो गया कि वो हिस्सा जो अलहदा होना था, वो मुसलमान आबादी से अलहदा होना था। वहाँ पे अक्सरियत जो है वो ईसाई आबादी की थी, इसलिए वो वहाँ पे रेफरेंडम हो गया, वहाँ पे इस्तिस्वाब राय हो गया और मुस्लिम मुल्क जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मशरकी तैमूर जो है इस वजह से अलहदा हो गया और ईसाइयों को जो है वो उनका अलहदा मुल्क दे दिया गया। जो मुसलमानों के मसाइल हैं, चाहे वो कश्मीर है, वो फ़लस्तीन है या दीगर जो मसाइल हैं, वो बदस्तूर उसी तरह बरकरार हैं। अक़वाम आलम की ये जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि मुस्लिम दुनिया के मसाइल में से कोई मसला आज तक हल नहीं हुआ जब से अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आया है। किसी बड़े मसले को भी हल नहीं किया जा सका। लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर का जो मसला है वो बिल्कुल ही जो है वो पसे पुश ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल ही जो है उसको नज़रअंदाज, यकसर तौर पे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं अभी गुज़श्ता माह जो है वो यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में मौजूद था। वहाँ पे कश्मीर के ऊपर खासी बहस जो है वो की जा रही है, खासा उस पर तज़किरा किया जा रहा है और इससे ये साबित हुआ, मैं कम से कम अपने तौर पे जो मेरी वहाँ गुफ्तगू हुई यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस के साथ, वहाँ जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि भारत के वो जो इक़दामात थे जिसके नतीजे में उन्होंने कश्मीर की रियासती हैसियत को ख़त्म किया और वहाँ पे एक मज़ालिम का एक नया सिलसिला शुरू किया। वहाँ पे आपको मालूम है कि महीनों तक इंटरनेट बंद था, लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते थे, कर्फ्यू किसी सूरत-ए-हाल कई माह तक जो है वो लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद वहाँ वो मुकम्मल तौर पर उसको दबाने में नाकाम रहे हैं। कश्मीरियों की जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ जो है वो पहुँच रही है। वहाँ पर अक़वाम यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो है खुर्रम परवेज़ एक कश्मीरी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, उनको बहुत अरसे से भारत ने जो है वो बगैर किसी वजह के उनके ऊपर बिला जवाज़ किस्म के इक़दामात लगा के, मनी लॉन्ड्रिंग के उनको बंद किया हुआ है। उसके ऊपर बाकायदा यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने रिपोर्ट जो है वो जारी की और उनके रिहाई का जो है वो उस पर मुतालबा किया। तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर की बात रिपोर्ट्स भी आती हैं, रिहाई के मुतालबे भी होते हैं, लेकिन एक बड़ी शख्सियत इम्तियाज़ फरहान साहब बड़ी बड़ी जंगों में ये कहने वाले कि जी जंगें मैंने रुकवाई हैं, इन जंगों को रोकने में महारत का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप, क्या आप समझते हैं इम्तियाज़ फरहान साहब कि ये सही वक्त है? जिस तरह से वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर हमें कुर्बतें बढ़ती दिखाई देती हैं, तो ये सही वक्त है कि डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा जाए कि आप इसमें इंटरवीन करें, आप इसको हल करवाएं, और ये हो सकता है, पॉसिबल है? 2019 में हुआ था ना आसमा, जब उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने कहा था मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा हूँ। उसके एक हफ्ते के बाद क्या हुआ था? उसके एक हफ्ते के बाद सरकार ने 370 उड़ा दिया था और उसकी जो खुसूसी हैसियत खत्म कर दी थी। और हमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया था कि अगर कोई वहां जहाद के लिए गया तो मैं समझूंगा कि वो कश्मीरियों का भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है। हम बस जुम्मे के दिन 12 बजे सर झुका के और शारा कश्मीर को उन्होंने शारा श्रीनगर कर दिया था, उल्टा श्रीनगर को वो पाकिस्तान के अंदर ले आए थे। देखिए, आप हिस्ट्री अगर देखेंगे, फलस्तीन जो आप बात हम करते हैं ना कि अक़वाम आलम उस तक तवज्जो क्यों नहीं दे रहा, आप फलस्तीन और कश्मीर की हिस्ट्री देखें। कश्मीर का इशू किस वक्त पैदा किया है? यूके सरकार ने, हुकूमत बरतानिया ने फलस्तीन का इशू, ये जो 27 अक्टूबर 1947 को फौजें यहाँ दाखिल हुई हैं, आप उस वक्त देखें और फलस्तीन का आप इशू देखें कि उस वक्त फलस्तीन का क्या मामला हो रहा था। दोनों को एक दूसरे से नथी करके रखा हुआ है, कंडीशनल रखा हुआ है। मैं नहीं समझता कि जब तक फलस्तीन का मामला हल ना होगा, इसराइल का, बल्कि हम ये कहें कि इसराइल का जब तक मसला हल नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि कश्मीर का कोई मामला ये आगे बढ़ने देगा अक़वाम आलम। क्योंकि आप चाकिया की एक आप चालाकी देखें कि जब ये गए, जब हमारे कबाइल्स ने और हमने जब इंटरवीन किया और हम श्रीनगर के करीब ही जाने वाले थे, तो शास्त्री खुद भागकर गया यूएनओ के अंदर और कहा कि मैं रायशुमारी कम है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, अपनी तब्दील करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी। वक्त कम है, लेकिन आपने बड़ा अहम मामला उठाया। इस पे जुल्फकार साहब की राय ले लेते हैं। जुल्फकार साहब, ये 2019 में भारत की जानिब से जो आर्टिकल 370 है, इसकी मनसूखी के बाद आप भी ऐसा समझते हैं इम्तियाज़ फरहान साहब की तरह कि मसला कश्मीर का हल जो है वो मजीद मुश्किल हो गया? देखिए आसमा, 27 अक्टूबर 47 से लेके जब से इंडिया ने वहां पे फौजें अपनी उतारी हैं और एक यौम स्याह के तौर पे हम मनाते चले आ रहे हैं। 48 में अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये मामला चला गया, लेकिन उससे लेके आज तक वहां पे डिस्कशंस तो बहुत होती हैं, वहां पे करारदादें भी वक्तन फवक्तन पेश होती हैं, पाकिस्तान इस पे एहतजाज भी करता है, लेकिन
बदकिस्मती से ये मामला हल नहीं हो पा रहा। तो मैं अगेन ये कहूंगा कि जिस तरह अफगानिस्तान वाला मामला हुआ है, आपने कुछ उनको एक स्ट्राइक्स की हैं, आपने वहां पे कोई 800 दफा राब्ता किया, 200 दफा फूड का तबादला किया, उलमा भेजे, सारा कुछ किया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया का मिजाज भी कुछ इस तरह का है जैसे अफगानिस्तान का है। ये बात लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं कश्मीर के इशू पे प्रैक्टिकली, तो इंडिया नहीं मानेगा। ठीक हो गया। इंडिया टाइम इस मामले में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कुछ स्टेप ऐसा लेना चाहिए, ठीक इसको है। मुज़ाकरात से आगे जाके प्रैक्टिकली कुछ करना चाहिए। टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है। मैं नौशाद साहब आपसे जानना चाहूँगी, आपने जुल्फ़िकार साहब की गुफ्तगू सुनी, बाकी पैनल की भी। जुल्फ़िकार साहब फरमाए थे कि अमली तौर पर कुछ करना होगा, अमेरिका क्या कर सकता है? हमें अभी इम्तियाज़ फरहान साहब ने फरमा दिया। आप ये बता दीजिएगा कि चीन या रूस जैसी जो कुव्वतें हैं वो मसला कश्मीर की सालिसी में कोई किरदार अदा कर सकती हैं, आपको लगता है सर? देखिए, वो एक मुहावरा है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि जब तक हम मुसलमान और मुस्लिम ममालिक अपना जो दिफाई अंदाज है वो बदल कर हम लोग जैसे कहते हैं ना अटैकिंग पोजीशन पे नहीं आएंगे, तब तक आप ये भूल जाइए कि कोई जो है वो आपकी सुनेगा। ये कभी भी नहीं सुना जाएगा। ये आज सदियां गुजर जाएंगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, जहां तक बात है कि पाकिस्तान को इसमें इनिशिएटिव लेना, देखिए पाकिस्तान को अकेले कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उसके लिए मसाइल खड़े हो। ये मुस्लिम उम्मा है जिसको उसके ऊपर फ्रंट फुट पे आना होगा और आकर अपने मामलात के अंदर वो बोलना होगा। ये अमेरिका, जब अमेरिका बना तो उसके पीछे मगरबी ताकतें मौजूद थी, मगरबी ताकतों को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका मौजूद है। ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, डेवलप करते हैं और डेवलप करके इतनी ताकत बना के रखते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ जो है हर महाज के ऊपर वो जो है इकट्ठे होकर इनका जो है वो नाटका बंद किए रखते हैं। अब मुसलमानों को चाहिए कि उनको ये बात अब समझ आ जानी चाहिए कि ये डिफेंसिव मामला ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। ये पहलगाम वाकये के बाद जो तारीख है उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर पाकिस्तान जो है वो इमरान खान वाली पॉलिसी अपनाता तो पाकिस्तान की क्या हालत कर दी होती अब तक भारत ने। तो अगर ये मामला उस वक्त ना हुआ होता तो अब तो आप आर्टिकल 30 370 की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो आजाद कश्मीर लेने की भी जो है ना कोशिशें शुरू कर चुका होता अगर हमारा रवैया वही होता जो 2019 में था। इसलिए अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना पड़ेगी और तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी मुसलमान अपनी जो है ना वो बका जो है वो उसको यकीनी बना सकेंगे। और बहुत सारी सियासी जमातों से जो बहुत सारे गलत फैसले हुए हैं कश्मीर को लेकर, खास तौर पर उस तरह के किसी भी फैसले के हम जो हैं वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। तो जो भी फैसला करना है, जिससे भी इंटरवीन करने के लिए कहना है, वो बड़ा सोच समझ कर कहना है। और इस मामले को जो है, जैसे पाकिस्तान हमेशा से इसको बड़े प्लेटफॉर्म पर उठाता चला आ रहा है, उसी तरह से इसको हाईलाइट किए रखने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नौशाद अली साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब, अली फुरकान साहब, इम्तियाज़ फरहान साहब, आपका नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा। कल मिलते हैं आपसे दोबारा। ख्याल रखिए अपना।